नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज़ का खास कार्यक्रम डिजाना विशेष। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ख्यातनाम प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनोज खन्ना। आप यूँ तो प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन आपका जो नाम है, जो फेम है, वो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत खास है। पूरे देश भर में जो सबसे वरिष्ठ और सबसे नामचीन नाम हेयर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में जाना जाता है, वो डॉक्टर मनोज खन्ना साहब का है। आप मोटापे को लेकर भी, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर भी, कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर भी काम करते हैं, लेकिन आपकी खासियत, आपकी विशेषज्ञता हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत ज़्यादा है। आप प्लास्टिक सर्जन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अनेक पुरस्कार मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपनी गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए डॉक्टर साहब के पास आती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ खन्ना सर कि पुरुषों में आज की तारीख में लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो उसके बाल झड़ने लगते हैं, वो गंजत्व को प्राप्त हो जाता है, गंजा होने लगता है, और ये उसको कॉम्प्लेक्स भी देता है। मैं खुद भी उसी दिशा में हूँ और मुझे भी अपना ये गंजापन बुरा लगता है। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि ये गंजापन क्यों आता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, आजकल कम उम्र में भी गंजापन आ रहा है। सब बीमारियां कम उम्र में हो रही हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक आप देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हो, कोई भी बीमारी आजकल कम उम्र में हो रही है, क्योंकि विज्ञान जैसे बढ़ गया है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, आज का बच्चा 5 साल का जो मोबाइल जितना जानता है वो 50 साल के आदमी भी नहीं जानता है। तो दोनों तरफ से एक बैलेंस जैसा हो गया है। मगर जो हेयर लॉस होता है, 97% एक जेनेटिक हिस्ट्री होती है, एक जीन होता है फैमिली में। फादर या मदर के साइड में 3 जनरेशन तक होता है। वो अगर आप में आए तभी बाल गिरते हैं। बाल ऐसे नहीं गिरते, और बाल सामने और बीच से गिरते हैं, पीछे के बाल स्थायी रहते हैं, कभी नहीं गिरते। तो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट जो करते हैं, बेसिकली पीछे के स्थायी बाल को लेकर जड़ समेत जहाँ आपके बाल नहीं और आप बाल चाहते हैं वहाँ लगा देते हैं। और वो बाल बाद में बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, काटने होते हैं, तेल लगाओ, शैम्पू करो, कंघी भाओ, नेचुरल टाइप के होते हैं, बिल्कुल जिंदगी भर रहेंगे। मतलब वो आते हैं, बिल्कुल आप उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं, जैसे हम पौधा रोपते हैं। बिल्कुल, उसका एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है हेयर ट्रांसप्लांट। सूक्ष्म रूप है कि आप उसके एक एक बाल निकाल कर जड़ों सहित हमारा जहाँ पर गंजापन है, जहाँ चांद है, टकलापन है, वहाँ आप बालों को रोप देते हैं। तो आपको तो ये हज़ारों में बाल रोपना पड़ते होंगे। हाँ बिल्कुल, एक इंसान के सिर पे एवरेज में 1 लाख बाल होते हैं, और जो एरिया में बाल गिरते हैं करीबन 20 से 40 हज़ार तक बाल की एरिया है जहाँ पे गिर सकते हैं। तो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, उससे ज़्यादा भी कई बार बाल लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, फिर तो पर बाल आप चार्ज करते होंगे, कास्ट करते होंगे? तो जो काम भी तो है पर बाल के हिसाब से ही होता है ना। तो ये तो बड़ा महंगा हो जाता होगा। नहीं, बहुत महंगा नहीं है। लोगों को एक और ये आइडिया है कि ये सिर्फ अमीर आदमी करते हैं, फिल्म स्टार करते हैं, पैसे वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट 70% कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, लाइपोसक्शन हो, ब्रेस्ट सर्जरी हो, कुछ और भी हो, आम जनता करती है, मिडिल क्लास आदमी करती है। 70%, 30% फिर भी ज़्यादा। कितना बजट इसका मिडिल क्लास अगर करना चाहे? राइट, सो डिपेंड करता है कितने बाल लगाने, क्या एरिया है। इट कैन वेरी एनीथिंग फ्रॉम 50,000, 1 लाख, 2 lakhs, मे बी 3 lakhs, 4 lakhs। इट डिपेंड्स कितना एरिया है, कितना टाइम लगेगा, कितने बाल लगाने हैं। तो पर अगर मैं पूछूं कि एक बाल लगाने का डॉक्टर खन्ना क्या चार्ज करते हैं? मेरा चार्ज लास्ट 14 साल से एक ही है, 70 रुपीज़ पर फॉलिकल। और आजकल एक GST लग गया है 18% ऑन कॉस्मेटिक सर्जरी। तो मतलब GST लगा लिया जाए तो कुल मिला के जो है 80 रुपये का 81 रुपीज़ 81 रुपीज़ के आसपास जो है आपका एक बाल लगता है। और अगर 10-20 हज़ार बाल लगाना पड़े तो आप उस 10-20 हज़ार बाल नहीं लगा सकता कोई। पकड़ लो 1,000 लगाता है, 1,500 लगाता है, 2,000 लगाता है, बड़े गंजे 3,000, 4,000, 5,000 लगाता फिर है। ये बाल फैलते हैं। बिल्कुल, मतलब एक तरह से बालों की खेती करते हैं आप। डॉक्टर साहब, आपका नाम जो है वो सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत जुड़ता है। आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स के, बहुत सारे कमेंटेटर के और फिल्म वालों के भी बाल उगाए हैं। तो किन किन लोगों को आपने गंजत्व से मुक्ति दिलाई है? देखिए, सब बंदों का बात करने से, नाम बोलने से कई लोग खफा हो जाते हैं, लेकिन कई लोग काफ़ी ओपन हैं। एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में 2007 में बहुत पॉपुलर हो गया, जब सलमान खान ने कराया। सलमान खान और हर्षा भोगले दोनों ने एक ही टाइम में बाल लगाए। मैंने हर्षा भोगले के बाल लगाए,
और सलमान हर्षा क्या आपने किसने लगाया? आपने नहीं लगाया? नहीं, उन्होंने बाहर जाके लगाए थे, दुबई में लगाए थे। और क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं टेलीविज़न में, रोज़ आप देखते हैं हर्षा बोगले, हर तो इंडिया में तो 200 दिन मैच होते हैं, सलमान खान की इतनी पिक्चरें हैं, बार बार गाने आते हैं, तो आदमी को विश्वास होने लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से बाल आ सकते हैं। उस टाइम से ये बहुत पॉपुलर हो गया। मैंने बहुत क्रिकेटर ने बाल लगाए हैं, शास्त्री, अरुण लाल, पठान भाई, और बहुत बिन्नी, ब्रिजेश पटेल, लालचंद राजपूत, विक्रम राठौड़, कईयों के बाल लगाए, बहुतों के बाल लगाए हैं, फिल्म स्टार भी कईयों के लगाए हैं, उनका नाम नहीं बोलना ही बेहतर है। उनको लगता है कि उनसे उनका धंधा प्रभावित होगा। नहीं, सबको तो पता चल जाता है। अगर आप गोविंदा के सिर में बाल नहीं और अभी बाल हैं तो जरूर कुछ किया है उसने, कैसे कहाँ से बाल आ गए, तो ये तो सबको मालूम पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। सर ये जो बाल रहते हैं ये जस्ट लाइक ओरिजिनल है कि हम इसको शैम्पू कर सकते हैं, कटिंग करवा सकते हैं, कोई कभी कभी गुस्से में पत्नी झगड़ ले तो खींच भी सकती है, तो ऐसा तो नहीं उखड़ के बाहर हाथ में आ जाए? मैं मरीजों को कई बार बोलता हूँ कि आपके बाल बोले कैसे रहेंगे, मैं क्या बीवी खींचने से ही बाल नहीं गिरेंगे, ये तो परमानेंट बाल तो है। मेरा सवाल ठीक है कि भाई कभी गुस्से में खींच ले। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। तो क्योंकि हम जड़ लगाते हैं तो बेसिकली जड़ अंदर एक बार लग जाए तो वहाँ से फिर बाल जैसे नॉर्मल बाल है उसे निकलेंगे। फिर वो आपने उसको उर्वरा जमीन को बिल्कुल। आपके सिर को, स्कैल्प को जो है आपने उर्वरा बना दिया है और वहाँ से होने लगता है। सर इसका कुछ संबंध प्रोटीन से भी है क्या? जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी बाल गिरते हैं। नहीं, देखिए 97% जेनेटिक है, 3% कोई और कारण से होता है, जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन, एनीमिया, बीमारी, कैंसर, कैंसर के में बाद जब आप रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या वो जब कीमो करते हैं आप, डेंगू, कोविड, टाइफाइड, इनमें बाल गिरते हैं, लेकिन ये बाल लौट आते हैं। वैसे भी प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो बाल गिर सकते हैं, किसी के बदन में प्रोटीन कम है तो भी बाल गिर सकते हैं, लेकिन ये सब करेक्टेबल है। और इसमें क्या पूरे सिर के बाल कम हो जाते हैं, जैसे आप रेडियोथेरेपी के में देखते हैं पूरे सर के हर बाल चला जाता है, सर लेकिन लौट आते हैं। मैं इंदौर में देखता हूँ कि इंदौर में बहुत सारे जो डेंटल सर्जन हैं जिन्होंने BDS किया है, MDS किया है, वो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं और बड़े बड़े क्लिनिक हैं उनके और लोगों के काम कर रहे हैं। क्या ये उचित है? वो उनको करने का पावर है, वो कर सकते हैं? देखिए एक्चुअली अगर आप लीगली बात पूछें, मैं लीगली पूछ रहा हूँ। हाँ लीगली पूछें तो 2 साल पहले हमारे इंडिया में पहली बार 4 मरीज मर गए बाल लगाने के लिए, क्योंकि गलत जगह गए, गलत बंदे के पास गए, गलत तरीके से ट्रीटमेंट हुआ बोल के मर गए। उसके बाद बहुत जान खोजबीन हुई, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया उसके बाद, जो नेशनल मेडिकल बोर्ड ने पास किया है कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट जो ट्रेंड इन हेयर ट्रांसप्लांट है वो कर सकते हैं लीगली। अब इलीगल तो बहुत कुछ हमारे देश में होता है, और जब तक आप रोकेंगे नहीं तो चलता रहेगा। जब कोई मुसीबत आएगी, सबके आंखें खुलेंगी, तब वो जगह में एक सनसनी फैलेगी, प्रॉब्लम। मुझे ये भी सुनने में आया, मेरे कुछ परिचितों को भी उन्होंने करवाया तो उन्होंने ये परेशानी बताई कि बहुत दर्द होता है और मुंह सूज गया उनका, BP बहुत बढ़ गया, और सुइयां लगाई उसको हर बार लगाना, और बड़ा ये कोई आसान काम नहीं। यही प्रॉब्लम है। अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर थोड़ा चार्ज होता ज़्यादा ले ले, लेकिन ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। मेरे तो कई मरीज हैं, जैसे हर्षा बोगले ऑपरेशन 5:30 बजे खत्म हुआ, 8:30 की फ्लाइट से बॉम्बे चला गया वापस। पठान का 5:30 खत्म हुआ, 8:30 के लिए बॉम्बे चला गया, रहते नहीं हैं। और मैंने एक बंदे का बाहर से आया था, नदाल का कोच था, टेनिस कोच, वो अगले दिन मेरे साथ टेनिस खेल रहा था। तो सही तरीके से अच्छा काम करने से ना मुंह सूजता है, ना ये प्रॉब्लम होती है, और कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं। इट्स अ वेरी सुपर ऑपरेशन, चमड़े में है, हड्डी के बाहर, कोई साइड इफेक्ट का बात नहीं है। लेकिन आप गलत ड्रग देंगे, गलत तरीके से करेंगे तो असुविधा होगी। तो मतलब ये, इसका एक मतलब ये है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आपको हर हाल में प्लास्टिक सर्जन के पास या ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट हो। आप अगर किसी BDS MDS के पास जाएंगे तो रिस्क हो सकती है। अरे आजकल तो BDS MDS छोड़ दीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड है, पैसा है। हर दूसरा आदमी गंजा है ना सर। सही बात है, डिमांड है तो इसलिए मिसयूज हो रहा है। मुझे कम से कम 10 से 12 मेरे डॉक्टर मित्र कह चुके कि आ जाओ यार, एक दिन 4-5 घंटे में तुम्हारे लगा देंगे। तो आप जाते क्यों नहीं? आपको तो जाना चाहिए फिर। और यही डर लगता है मुझे कि मुंह ना सूज जाए। कोई नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, आइए हमारे पास, आइए, हम आपका समाधान कर देंगे, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आप जो है प्लास्टिक सर्जरी में आपकी विशेषज्ञता है, और आप जो है प्लास्टिक सर्जन भी हैं, और आप ये जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं उनका लाइपोसक्शन और ब्रेस्ट लिफ्टिंग और दूसरे काम भी करते हैं, मैं इस पर भी थोड़े से आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या जब बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाए तो प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए आपके मोटापे को कम करके आपके शरीर को अनुपात में, एवरेज में या शेप में ला सकता है?
देखिए इसके आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक ज़्यादा मोटापा हो जाए, एक शेप में लाना। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाए, आपका वजन 110, 20, 30 किलो ज़्यादा हो गया है, तब हम लाइपोसक्शन करके हम सिर्फ 10% आपका निकाल सकते हैं। तब वहाँ आपको बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जिसमें आंत को सिल देते हैं वो, राइट, उसको छोटा कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक मॉर्बिड ओबेसिटी हो गई है, माने आपको आपकी जानलेवा बन सकती है। लेकिन जिसका वजन थोड़ा बहुत ज़्यादा है, पेट में, कमर में, चर्बी लटक जाती है पैंट में, वो जब हम पैंट पहनते हैं तो लटक के बाहर आ जाती है। वहाँ प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी कर कर लाइपोसक्शन किया या टमी टक किया, हम चर्बी को निकाल देते हैं। लाइपोसक्शन का मतलब ये होता है कि आप पाइप के जरिए वो चर्बी निकाल देते हैं बाहर, ये माने? आप थोड़ा डरावनी वाली बात बोल रहे हैं। मैं आपको समझा दूं क्या करते हैं। जहाँ चर्बी ज़्यादा है हम छोटा सुराख करते हैं 3-4 मिलीमीटर का, और फैट को सक्शन करके बाहर निकाल देते हैं। सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, यही कहना चाह रहा हूं। पाइप बदन के बाहर एक जार में जमा होता है, जहाँ से फैट निकालते हैं वो जिंदगी में फैट लगता नहीं, क्योंकि 18 साल उम्र के बाद, जैसे आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच, आप लंबे नहीं होंगे, फैट सेल की संख्या फिक्स हो जाती है। उसके बाद वो संख्या में नहीं बढ़ते, वो साइज में बढ़ते। बड़ा 5 लाख फैट सेल है, पेट में 1 लाख है। अगर मैंने 70,000 निकाल दिए तो 4,30,000 फैट सेल रहेंगे, वो जिंदगी भर 4,30,000 रहेंगे, तो वहाँ फैट लगेगा नहीं। ऑपरेशन चमड़े और मसल के बीच में, हमें पेट के अंदर कोई हाथ नहीं डालता, तो इसमें कोई भी आंतना वगैरह कुछ नहीं छू रहा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका प्रेगनेंसी, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ सब नॉर्मल है, और ये परमानेंट है। वेट लॉस भी है, इंच लॉस भी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और परमानेंट है। इसीलिए लाइपोसक्शन अलॉन्ग विद ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दुनिया में सबसे कॉमन कुछ पुरुषों में भी ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं और वो महिलाओं जैसे हो जाते हैं, तो अब महिलाएं तो करवाती हैं। हमने सुना है कि फिल्मी हीरोइन भी ब्रेस्ट लिफ्टिंग और वो शेप और सब चीज़ें करती हैं, और वो एक सर्जरी होती है जिसमें रबड़ वगैरह का भी कुछ उसमें इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन फिल्मी हीरोइन नहीं, आम जनता भी बहुत करती है। सिलिकॉन लगवाती है महिलाएं, उनकी साइज छोटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। करेक्ट। लेकिन पुरुषों की साइज बढ़ जाती है, वो उसको छोटा करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, माने जब कोई लड़के का ब्रेस्ट बड़ा हो जाए तो बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसके दोस्त यार मजाक करते हैं, वो टी शर्ट नहीं पहनेगा, गंजी नहीं पहनेगा, स्विमिंग करने नहीं जाएगा, जिम में नहीं जाएगा, खराब लगता है उसको, खुद खराब लगता है। इसमें कोई नुकसानदायक कोई बीमारी नहीं है कि नहीं करेगा तो मर जाएगा या कुछ और हो जाएगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है। इसको बहुत सिंपल ऑपरेशन से, मैं ये करता हूँ ऑपरेशन सुन कर करता हूँ, बेहोश भी नहीं करता, और आपको ठीक कर सकते हैं। आपका जो चेस्ट जो अभी बड़ा हो गया ब्रेस्ट जैसे है, हम एक तो नॉर्मल मेल चेस्ट बना सकते हैं। और इसे महिलाओं में सर्जरी उल्टी होती है, वो चाहती है कि उनकी महिलाओं में भी साइज बढ़ जाए। कुछ देखिए प्रॉब्लम, जिनकी ब्रेस्ट छोटा है वो बड़ा करना चाहती है, जिनका बड़ा है वो छोटा करना चाहती है। ये दोनों ही सुविधाएं हैं। जिनका छोटा है हम लोग इम्प्लांट यूज करते हैं, इम्प्लांट देके परमानेंटली बड़ा कर देते हैं, सिलिकॉन लगा के, सिलिकॉन इम्प्लांट। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप बच्चा को दूध पिला सकते हैं, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ नॉर्मल है, कोई कैंसर से लेन देन नहीं है। लोग कोई डर है कैंसर होगा, नहीं, लेन देन नहीं है। और जिसकी ब्रेस्ट बड़ी है उसको बहुत असुविधा है, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कपड़े नहीं ठीक पहन सकते, अनकंफर्टेबल हैं वो पेशेंट, लेकिन बहुत ही खुश होती है। इनका ब्रेस्ट बड़ी होती है औरतों के, उनको ठीक कराती है, साइज पे लाती है, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उनको इतनी असुविधा, इतनी तकलीफ है, उससे मुक्ति पाकर वो बहुत खुश होती है। ब्रेस्ट रिडक्शन भी एक बहुत कॉमन और अच्छा ऑपरेशन है। ये कुछ बच्चियों में, कुछ महिलाओं में दाढ़ी मूछ आ जाती है, और कुछ लोगों की जो दाढ़ी होती है उसमें बाल नहीं होते कई जगह पे, वो काम भी ठीक आप ही करते हैं? हाँ करते हैं। वो ये हिस्से, इस काम के दो हिस्से, जिनके दाढ़ी मूछ आ जाती है, औरतों में आ जाती है, उसको नंबर 1 उनको पता करना पड़ेगा कारण क्या है। कोई गायनेकोलॉजिकल कारण है, पीसीओडी वगैरह है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हम बाल हटाएंगे फिर नए बाल आ जाएंगे। और अभी तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट निकला लेजर का जी। लेजर से हम महीने में एक बार सिटिंग करके, 4-6 सिटिंग करके 80 to 90% परमानेंटली बाल हम हटा सकते हैं। तो वो बार बार पार्लर में जाना, आपको थ्रेडिंग वगैरह करना, कुछ और करने से, खासतौर पर जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना, 80+ हो जाती हैं, मैंने उनको देखा कि 80 के बाद, 85 के बाद जैसे बूढ़ी हो जाती हैं तो फिर उनको बाल आने लगते हैं। इसमें लेकिन प्रॉब्लम है कि जो लेजर है सिर्फ काले बाल में काम करती है, व्हाइट हेयर में काम नहीं करती है। उस तरह जिसकी दाढ़ी कम निकलती है, इसमें भी एक जेनेटिक कारण होता है। और मैंने आज तक जो 8,000 हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, उसमें 100 से ज़्यादा बंदे हैं जिनकी दाढ़ी या मूछ नहीं थी, हमने उनको बाल लगाए। आईब्रो बाल लगाते हैं तो उसमें लेकिन बाल लगाने पड़ते हैं, दवाई से बाल आते नहीं, दवाई का कोई रोल नहीं है। और हम हेयर ट्रांसप्लांट करके ये एक एक बाल लेकर लगाना पड़ता है, और फिर बाद में दाढ़ी आएगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, और जो आपको डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाती है। तो सर किस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी कराना, या किस उम्र में ये लाइपोसक्शन कराना ठीक रहता है? कोई इसकी उम्र है? देखिए हेयर ट्रांसप्लांट हम 18 के पहले नहीं करते हैं।
18-19 साल के पहले नहीं करते, जब पूरी ग्रोथ में हो जाए। और मेरा सबसे उम्रदार मरीज है 82-83 है, जिसने बाल लगवाए। उससे 2 बार बाल लगवाए। मैंने उसको पूछा, भाई आपने क्यों बाल अभी लगा रहे हो, इस उम्र में लगा रहे हैं? कहते डॉक्टर साहब 2 कारण हैं, एक तो मैं ये जानता नहीं था, दूसरा मैं 25 साल जीऊँगा तो मैं अच्छा जीना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग विल आदमी की। और अबाउट लाइपोसक्शन, नॉर्मली हम पेशेंट को पहले मोटिवेट करते हैं, आप एक्सरसाइज करो, डाइट करो, कोशिश करो नॉर्मली निकालने का, क्योंकि आप लाइपोसक्शन कर भी दोगे और तो उनका वेट बढ़ेगा नहीं। तो मैंने ताला चाबी नहीं मारी है, वो तो आपको खाना पीना कंट्रोल करना होगा, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा, तभी आपका वेट आगे से एक बार आप अगर लाइपोसक्शन करके चर्बी निकाल भी दें तो भी सलाह ये रहती है कि भाई आप डाइट करें और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप तो कह रहे थे अभी मुझे कि वो फिर वो चर्बी बढ़ती नहीं है, वो खत्म हो जाती है, तो वहां पे फैट सेल नहीं लगेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाकी जो फैट सेल हैं अच्छा वो बड़े तो हो ही सकते हैं। मैंने पेट की निकलवा ली, हाँ, तो पेट में तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ आ सकती है, बिल्कुल है, हिप्स पे आ सकता है, जांघों पे आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो पेशेंट को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, आपको डाइटिंग ऐसे कुछ नहीं करनी है, लेकिन जितना पर्याप्त खाना खाते हैं, कैलोरी लेते हैं, उतना यूज करना जरूरी सर, है। हमने ये भी सुना कि बहुत सारी हीरोइनों ने अपनी नाक को ठीक करवाया, अपने गालों को ठीक करवाया, आजकल तो बहुत कॉमन है। और जो मिस इंडिया, मिसेस इंडिया बनती हैं, जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भाग लेती हैं जो लड़कियां, उनको दांतों का भी किया जाता है, उनके दांत भी ठीक अनार जैसे बनाए जाते हैं, जैसे लगे कि अनार की जैसे जमे हुए हैं। और टेढ़े आड़े दांतों को तो ठीक करना बहुत कॉमन बात है, लेकिन यहाँ की चिक उठाना ये सब भी करती हैं, ये होता है? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, खाली हीरोइन नहीं, सब लोग कराते हैं आजकल तो बहुत बड़ा खर्चीला होता होगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी फिर मैं बोलूँ, कॉस्मेटिक सर्जरी का जो आइडिया है कि सिर्फ अमीरदार करते हैं और बहुत पैसे वाला, नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसमें हम आपका फैट डाल सकते हैं या फिलर डाल सकते हैं, कुछ बोटॉक्स जो है झुर्रियों को ठीक करने के लिए, झुर्रियों को हटाने के लिए है, वो दे सकते हैं। ये बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़। नाक के बारे में हम नाक ऊंचा नीचा, राइनोप्लास्टी बोलते हैं, चौड़ा को कम करना, ज़्यादा पतले को थोड़ा बड़ा करना, नाक ऊंचा करना, नाक को कम करना, टिप ऊंचा करना, टिप को पतला, बहुत कुछ कर सकते हैं। होठों को भी ठीक करना, होठों को पतला करना, होठों को मोटा करना। चक्कर ये है कि इंसान की जो है वो नहीं पसंद है, जो नहीं है वही पसंद है, तो इसलिए आदमी चाहता है। बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनका सबसे बड़ा फैन भी हूँ, और मतलब ये कहा जाता है कि वो साल में जाकर अपनी झुर्रियाँ वुर्रियाँ ठीक करवाती हैं, और 70-72 साल की वो हो गई हैं, और अभी बहुत सुंदर लगती हैं, और अभी भी वो और किसी की अभी दिल ले लेती हैं। उनके सिर में अभी भी कोई रेखा नहीं है, बाकी समझाइए आप। हाँ बिल्कुल, उनके बाल काले हैं। तो ये सब जो है, ये सब प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। कमाल, बिल्कुल कमाल है, कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेकअप, कैमरा का भी इसमें थोड़ा बहुत कमाल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कमाल है। तो सर, ये मैं बार बार आपको उसी चीज़ों पे ला रहा हूँ कि क्या प्लास्टिक सर्जरी अब आम आदमी की रेंज में है? बिल्कुल है, मिडिल क्लास की रेंज में है, बिल्कुल है। पहले हम ये सोचते थे कि नहीं यार, भैया तो फिल्म वालों का ही काम है, उनका ही शगल है, अपने को तो भगवान ने जैसी समोसे पकौड़े जैसी नाक दे दी, वो दे दी है, लेकिन ये पकौड़े जैसी नाक भी सुतवा नाक तोते जैसी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। एक्चुअली ये आगे के ज़माने में आदमियों को था, दादी बोलती थी कि भगवान ने जो दिया वही ठीक है बाबा, मत घुमाओ, मत चेंज करो। लेकिन अब ये देखा गया इन सब में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, और आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने प्रति एक अच्छापन फीलिंग होना, फीलिंग गुड करना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, साइकोलॉजिकली बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये अवेलेबल है बोल के इसलिए ही आदमी आजकल बहुत आम तौर पे जनरल पब्लिक, मिडिल क्लास पब्लिक बहुत कराती है। डॉक्टर खन्ना, क्या जो बहुत काले लोग हैं, माइकल जैक्सन का तो मैंने सुना था, लेकिन क्या भारत में बहुत काले लोग हैं, वे गोरे बन सकते हैं? आप उस हीरोइन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, आजकल ना एक इंजेक्शन आया ग्लूटाथियोन, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, कुछ और काम के लिए यूज़ किया जाता था, अब देखा गया उससे आदमी गोरे होते हैं। तो आप इंजेक्शन अगर ग्लूटाथियोन 2 हफ्ते में एक बार 3, 4, 5 सेशन लेते हैं तो आपका रंग 1, 2, 3 शेड सफ़ेद हो जाता है। फिर उसके बाद मेंटेन करना पड़ता है, कुछ दवाई खानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। धूप में मत जाइए, थोड़ा केयर करिए, सनब्लॉक लगाइए, वगैरह करिए, तो आप गोरा आदमी काफ़ी हद तक, काला आदमी काफ़ी हद तक गोरा नहीं होगा, लेकिन कम काला जरूर हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। तो मतलब मैं वो इंजेक्शन लगवा लूँ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? मैं भी माशाल्लाह अच्छा खासा पक्का रंग है मेरा भी। आप तो चाह रहे हैं कि बहुत कुछ आपको या मैंने 25 साल का बना दे, नहीं, यही हाँ कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सर, इसमें मतलब ये साइड इफेक्ट्स तो नहीं होता है ग्लूटाथियोन इंजेक्शन जो आपने कहा लगाने का? नहीं,
देखिए कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीडियर या ऑपरेशन में अगर साइड इफेक्ट होगा वो ऑपरेशन कोई नहीं कराएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अब मैं आपकी आंख को बड़ा कर दूंगा और आंख देखना ही बंद हो जाएगा तो कोई कराएगा? कोई नहीं कराएगा। कोई भी ऑपरेशन में लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। आपका हीलिंग अच्छी नहीं हुई, आपका स्कार अच्छा नहीं है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, आपका नाक थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, वो फिर ठीक कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन साइड इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट कोई भी सर्जरी में अगर हुआ तो वो स्टैंड नहीं सर करेगी। जिनके ओट कट जाते हैं या नाक से ओट मिले हुए रहते हैं या ओट कटे हुए रहते हैं, कटे फटे ओट नाक से मिले हुए, या जो लोग जल जाते हैं, जलने के बाद जिनका चेहरा बिगड़ जाता है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी कितना काम करती है? बहुत काम करती है। ये जो ठोट कटे हुए बच्चे होते हैं या तालू कटे हुए जो बात नहीं कर सकते हैं, उनकी आवाज़ जो है नाक से निकलती है, ठीक टाइम में ऑपरेशन करने से, सही तरीके से ऑपरेशन करने से बहुत हद तक अच्छे हो जाते हैं और उनका रिजल्ट आप इतना अच्छा लगेगा कि आप बाद में बहुत सारा बोल भी सकेंगे कि ये कटा हुआ था कि नहीं। डॉक्टर शरणचंद दीक्षित मुझे याद आते हैं, वो इंदौर में अक्सर आते थे, बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन थे विश्व स्तरीय, और वो ऐसे ही कैंप लगाते थे बच्चों के कटे थे नाक लगा। मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से वो ऑपरेशन हुआ है, बहुत पेशेंट बहुत सफ़र भी किए हैं। अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन जो क्लेफ्ट लिवर पैलेट का ऑपरेशन कम से कम 40-50 मिनट 1 घंटा लगता है। उसमें बहुत कुछ मिनिस्क्यूल बातें हैं जो कॉस्मेटिकली ठीक करनी पड़ती है। आपने जस्ट ठोट को सिलाई कर दिया, उससे तो ऑपरेशन सही नहीं होगा। लेकिन ये ऑपरेशन करके बहुत पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जैसे लगने लगते हैं। 1-2 ऑपरेशन और भी करने पड़ता है, नाक ठीक करना वगैरह वगैरह, बट इट मेक अ बिग चेंज। और बर्न्स का ट्रीटमेंट आजकल तो बहुत ही एडवांस्ड हो चुका है। क्योंकि बर्न्स के बाद जो एक सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, मान लीजिए हाथ जल गया, चेहरा नहीं ठीक है, आपका हाथ ही जल गया, बच्चन साहब का एक हाथ जल गया था तो उनको पूरी एक फिल्म की शूटिंग जो है वो जेब में हाथ डाल कर करना पड़ी थी। फिल्म थी शराबी, और वो गाना जो उनका बड़ा मशहूर गाना हुआ है इंतहा हो गई, उसमें वो पूरा हाथ उन्होंने अपने पैंट की जेब में डाल कर कराया। तो वो हाथों पे जो निशान बन जाते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी से कैसे? हाँ, हम वहाँ पे रंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम पिगमेंटेशन जो अगर कम हो जाए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बर्न स्कार भी हम हटा सकते हैं, टिश्यू एक्सपेंडर यूज़ करके नॉर्मल स्किन ला सकते हैं। बहुत कुछ आजकल फैसिलिटीज़, आजकल तो विज्ञान बहुत बढ़ गया है। सो इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप सही जगह पे जाएँ। मैं सिर्फ यही एडवाइस करूँगा कि इंटरनेट जो है बहुत इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन बहुत मिस इन्फॉर्मेशन देती है। आपको मगर अगर कुछ सही जानना है तो कोई प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन या फेडरेशन की वेबसाइट पर जाइए, कोई इंडिविजुअल के बारे में मत जाइए। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन एसोसिएशन जहाँ हज़ार डॉक्टर हैं वहाँ गलत बात नहीं मालूम पड़ेगी। वो आपको सही राय, सही इलाज, क्या होना सकता है, क्या हो सकता है बताएंगे। दैट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट। और इसमें बहुत ज़्यादा दिनों तक, जैसे अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, क्योंकि आपका पूरे देश में आपको इस बात के लिए जाना जाता है, आपका बड़ा नाम है बाल उगाने के मामले में, तो ये कितना खतरनाक है जान के लिए? आपने खुद ने भी कहा कि 4 लोग मर गए 2007 में। अगर आप सही तरीके से करें तो इसमें रिस्क ऑफ द पेशेंट डाइंग इज ज़ीरो। इट्स ज़ीरो इफ यू गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन। वो 4 लोग कैसे मरे होंगे? एक बंदे ने सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। सैलून में? जी। ओहो। अब आप सोचिए, अब ये टर्की में ये लोग ऐसे ही करते हैं, कमरे में 20 बिस्तर लगा रखे हैं, सस्ता करते हैं, आदमी जा रहे हैं। लास्ट ईयर टर्की में 22 आदमी मर गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट कुछ नहीं करने में, क्योंकि गलत तरीके। और ब्रिटेन ने एक जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है कि काइंडली जाइएगा तो पता करिए कि इसके बाद जा रहे हैं, प्लास्टिशियन के क्वालिफिकेशन देखिए, जहाँ तहाँ मत जाइए पैसे बचाने के चक्कर में। 22 आदमी मर गए 1 साल में। आपको सही चुनना अच्छा, पड़ेगा। आप जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में करते हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर के बिना आप नहीं कर सकते हैं। आप सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। आपको सब फैसिलिटी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मगर ये हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम नहीं हुआ, पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, सांस की प्रॉब्लम हो गई, बीपी बढ़ गया, कोई शुगर कम ज़्यादा हो गई, कोई दवाई का एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो उसका हर रकम का बंदोबस्त रखना पड़ेगा। दैट मस्ट बी अवेलेबल, विच हैज टू बी लाइक एन ऑपरेशन थिएटर। इट कैन नॉट बी डन कि कहीं भी आपने कर दिया, उठा के ले गए। ये जो पेशेंट मरे हैं, जिनका ये हुआ इसीलिए हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये तमाम जानकारी देने के लिए। और आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज खन्ना साहब को, जो देश के बहुत ही ख्यातनाम, बहुत ही प्रसिद्ध हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर हैं। और इनकी बात सुनकर ये विश्वास तो ज़रूर होता है कि भाई ये कोई बहुत महंगा और बहुत कठिन काम नहीं है, बशर्ते कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, बल्कि डॉक्टर नहीं, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं। वो प्लास्टिक सर्जन जो है वो आपके बालों में फिर से वो बाहर ला सकता है, खेती लहला सकती है आपकी,
जैसे अन्य दूसरे लोगों के नामचीन प्रसिद्ध लोगों की खेती लहला रही है डॉक्टर साहब की कृपा और सौजन्य से और डॉक्टर साहब की मेहनत से। जब डॉक्टर साहब ने कई गंजों को जो है वो बाल वाला बना दिया, तो आप और हम तो अभी अर्ध गंजे हैं, हमें भी बाल वाले बनाया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या कोई डर्मोलॉजिस्ट जिसने इस बात में एक्सपर्ट किया हो हेयर ट्रांसप्लांट, उसके पास जाएं और बातचीत कर लें। किसी भी एरे गेरे के पास ना जाएं, नाई की दुकान पर ये सब कराने की ना सोचें। किसी डेंटिस्ट से जो दांतों का काम करता है उससे बालों का काम ना करवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने शरीर में किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं, किसको खूबसूरत नहीं बनना है, सब खूबसूरत दिखना बनना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, आप दुबले होना चाहते हैं, चर्बी कम करना चाहते हैं, अपनी नाक ठीक कराना चाहते हैं, अपने चेस्ट को ठीक कराना चाहते हैं, महिलाएं अपने यौवन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो उन्हें किसी प्लास्टिक सर्जन से ही मिलना चाहिए। यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।